Hello, my dear students. How are you? Welcome in my YouTube channel, that is Krishna Social Center. If you want to study class 9th, 10th social science in detail, so join, come with me and subscribe this channel. Now, you can see here, from today we are going to start class 10th history. आज से हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो में हम आपको चैप्टर 2 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। माइट बी ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर बहुत बड़ा दिया हुआ है, बट इस चैप्टर को हम जस्ट कह सकते हैं कि इस चैप्टर का हम क्रक्स आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दिया हुआ है, कैसे कैसे आप पढ़ेंगे। एंड बिलीव मी, ये पूरा वीडियो देखने के बाद व्हेन एवर यू विल ओपन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ना, इजिली आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि चाहे जितना मैं अच्छा समझा लूँ, बट रिमेंबर एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग आपको लगानी है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो बता दूं, और मैप वर्क इस चैप्टर का हम आपको सॉल्व करा दूं। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट कि चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। बात ये आती है कि इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट, जो था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें आपने देखा था कि नेशनलिज्म एक क्या है, एक आइडिया है, एक आइडिया है। और अगर इस नेशनलिज्म के आइडिया की बात करें ना, तो ये नेशनलिज्म की जो आइडिया है ना, ये यूरोप में, ये अगर हम बात करें यूरोप में, तो यूरोप में ये आइडिया कैसे आया था, तो आपको याद होगा यूरोप में ये आइडिया आया था मॉडर्न स्टेट से, मॉडर्न नेशन स्टेट से। मतलब जब लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि हमारी एक कंट्री है, हम उसके क्या हैं, सिटीजन्स हैं, एक हमारा अपना स्टेट होना चाहिए, एक मॉडर्न नेशन स्टेट होना चाहिए। यहां से तो नेशनलिज्म का आइडिया आता है। कहां पर? आप बोलेंगे सर यूरोप में। लेकिन क्या क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरह से नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप में आया, क्या उसी तरह से नेशनलिज्म का आइडिया हमारे इंडिया में आया? तो डेफिनेटली यू विल से नो, नहीं सर ऐसा नहीं है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बता दो कि ये नेशनलिज्म की जो आइडिया है ना, ये हमारे इंडिया में कैसे आया? तो व्हेन एवर एनीवन आस्क ना, तो आप जरूर बताइएगा कि हमारे इंडिया में जो नेशनलिज्म का आइडिया है, ये आया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। क्वेश्चन ये आता है सर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। यू नो कि ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम हमारे कंट्री के जितने भी ग्रुप थे, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो फार्मर्स हो, जो क्लास भी थे, जो ग्रुप भी थे ना, सब लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स से सफर कर रहे थे, कॉलोनियल पीरियड के अगेंस्ट सफर कर रहे थे। तो इंडिया में कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म आया, राष्ट्रवाद आया, आप कह सकते हैं, अपने कंट्री को बनाने की बात आई, इंडिपेंडेंट करने की बात आई, तो ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब इस कॉलोनियल जो पीरियड था ना, उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चला, उसी को बोलते एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हमारे इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो कैसे आया, तो आप बताएंगे सर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। नाउ आप देखेंगे कि चूंकि हुआ ये कि सारे ग्रुप के लोग सफर कर रहे थे, तो सारे लोग एक साथ आते हैं और सब लोग एक साथ मिलकर रिवॉल्ट करना, मूवमेंट करना शुरू करते हैं, और इस तरह से हमारे कंट्री में धीरे धीरे करके क्या आता है, नेशनलिज्म आता है। एक्चुअली कंडीशन ऐसा होता है, हमारे कंट्री में सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और उसमें 1900, ये जो चैप्टर हमारा दिया हुआ है, ये चैप्टर शुरू होगा 1915 से। वे पिकअप आर स्टोरी, हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करेंगे 1915 से। आपको ये डेट याद होगा जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं, ठीक है। तो गांधी जी के लीडरशिप में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, कांग्रेस। कांग्रेस कैसा रोल प्ले करता है, बेसिकली किसके लीडरशिप में, गांधी जी के लीडरशिप में। तो वहां से हमारी स्टोरी शुरू होगी, और इस चैप्टर में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं कि 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में आने के बाद कौन कौन से मूवमेंट लॉन्च करते हैं, कैसे स्टोरी चलती है आगे। और आपको मैं 1947, आपके बुक में वैसे 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट तक दिया है, बट हम आपको 1947 तक की स्टोरी समराइज करेंगे, बताएंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट आपको पेशेंस बनाने की जरूरत है, धैर्य बनाने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है, 2-3 महीने का टाइम है। एंड
बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए और पढ़िए और देखते हैं। ये पूरा आपके एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है सब कुछ। नाउ लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने 2 बड़े मूवमेंट लॉन्च किए थे। उन 2 बड़े मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और दूसरा जो मूवमेंट गांधी जी का पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और आप एनसीईआरटी अपनी देखोगे तो लास्ट में छोटा सा दिया हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 मोमेंट पढ़ने जिनमें इन 2 को हम डिटेल पढ़ेंगे। बस इसे थोड़ा सा जितना एनसीईआरटी में दिया उसे थोड़ा आगे तक आपको हम बता देंगे, समझा देंगे। 1947 तक हम बता देंगे। तो देखते हैं अगले पार्ट में जो शुरू हमारा होने वाला है कि कैसे गांधी जी इंडिया में आते हैं और क्या क्या रोल प्ले करते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। नाउ अगर आप एनसीईआरटी बुक खोले हो ना, अभी साइड में रख दो। जरूरत ये है कि आपको ध्यान से मेरी बात सुनने की, समझने की। केवल स्टोरी आप ध्यान से सुनो, बाद में आप एनसीईआरटी बुक अपनी रीडिंग लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मेरी बात समझिए ध्यान से। नाउ आप देखोगे तो आपके बुक में जो पहली हेडिंग दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है द फर्स्ट द वर्ल्ड वार, द वर्ल्ड वार। सेकंड वन खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन। आप देखेंगे कि वर्ल्ड वार का क्या रोल रहा, खिलाफत मूवमेंट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। आपके एनसीईआरटी के पहले सेगमेंट में यही दिया हुआ डिटेल। तो शुरू करते हैं पढ़ना, देखते हैं, जानते हैं। और ध्यान से एक बात समझिएगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड वार की, तो अभी तक इंडिया वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वार्स हुए हैं, एक वर्ल्ड वार फर्स्ट और एक वर्ल्ड वार सेकेंड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड वार जो फर्स्ट हुआ था ये 1914 टू 1918, वर्ल्ड वार 2 1939 टू 1945। यहाँ हमें इसकी कोई स्टोरी नहीं पढ़नी है, इसलिए इसे हम हटा देते हैं। जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। अब ध्यान से समझिएगा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में अगर हम बात करें हम अपनी इंडिया की, तो नो डाउट वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडिया का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था। देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड वार फर्स्ट जो चल रहा था। तो आप बोलोगे सर फिर इसका रिलेशन क्या था इंडिया नेशनलिज्म में? तो रिलेशन ये था उस टाइम पर जो हमारी इंडिया थी ना, वो किसके अंडर में थी? तो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पार्टिसिपेट किए थे किसमें? डब्ल्यू फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो जब ब्रिटिशर्स पार्टिसिपेट किए थे, हमारी इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? वर्ल्ड वार फर्स्ट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडिया का पार्टिसिपेशन था इनडायरेक्टली, तो इंडिया पर इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट का इंडिया पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो ध्यान रखना आप, इसमें 2 तरह के इम्पैक्ट पड़े। एक कुछ तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा और दूसरा कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पड़ा। और आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी खुद का हैंड रिटेन नोट चाहिए तो कॉन्टेक्ट में, आई विल प्रोवाइड द माई हैंड रिटेन नोट, जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिख के मैंने रखा है, तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी ध्यान से स्टोरी समझिए। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1918 तक चलता है, 1918 तक चलता है। इंडिया का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है, लेकिन इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी रहती है, तो कहीं कहीं इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब इंडिया पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं आपको। कंफर्म ये करना है कि आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट ऑन द इंडिया। तो क्या क्या आप लिखेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे, ये चीजें। इसमें सबसे पहले आप जानते हो कि जब वार होगा तो नो डाउट हमें किसकी जरूरत होगी? मनी की। क्यों भाई? वेपन्स ले आने होंगे, कह सकते हो सोल्जर्स को फूड प्रोवाइड करने होंगे, तो कहीं ना कहीं मनी की जरूरत होगी। अब मनी का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? टैक्स होता है या फिर रेवेन्यू होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो एक्चुअली जो इंडिया रहता है ब्रिटिशर्स का कॉलोनी रहता है,
जब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है तो वो धीरे धीरे अपनी कॉलोनियल कंट्री पर, मतलब आप कह सकते हो उसमें इंडिया पर क्या करना शुरू करते हैं, टैक्स या रेवेन्यू बढ़ाना शुरू करता है। क्या करता है, टैक्स या रेवेन्यू बढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत होती है क्या करने के लिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ने के लिए। तो टैक्स या रेवेन्यू को बढ़ाना शुरू करता है। तो ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, दैट्स वाई ब्रिटेन इंक्रीज द टैक्सेस ऑन द इंडिया। उसमें एक टैक्स लगाना शुरू करता है जिसका नाम होता है कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी, सर ये क्या होता है, तो किसी भी गुड्स को अगर किसी कंट्री की एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो टैक्स देने होते थे। इस तरह से ब्रिटेन क्या करना शुरू करता है, टैक्स बढ़ाना शुरू करता है, पहला। दूसरा ये होता है कि प्राइजेस इंक्रीज, जो फूड प्राइजेस होते हैं ना उनको भी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से आप समझिए, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ, आप पढ़ के समझ लोगे। प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। इवन आप देखेंगे तो 1913 टू 1918, ये ध्यान थोड़ा डेट रख लेना, 1913 टू 1918 इंडिया में जो फ्रूट प्राइजेस होते हैं ना वो नियरली क्या हो जाते हैं, तो डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, इतनी महंगाई बढ़ जाती है। इसके बाद क्या होता है, इतनी महंगाई बढ़ जाती है कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल के लिए एक हार्डशिप बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका साधारण जीवन जीना। इस तरह से धीरे धीरे महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, फूड शॉर्टेज भी हो जाता है, क्योंकि क्रॉप फेलर भी होता है तो धीरे धीरे फूड शॉर्टेज भी हो जाता है, फूड शॉर्टेज भी हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे इंडिया में फूड शॉर्टेज भी हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है कि जो विलेजर्स रहते हैं इंडिया के उनको जबरदस्ती रिक्रूटमेंट किया जाता है, कहाँ पर, आर्मी में। क्यों रिक्रूटमेंट किया जाता है, कि वो आर्मी में जाएंगे किसकी तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखना कि उसी टाइम पर इंडिया में एक एपिडेमिक भी आया होता है जो रहता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के ड्यू टू द, एक महामारी होती है, एक बीमारी होती है, उसके ड्यू टू द नियरली 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हो कि कुल मिला के हमारी इंडिया की जो सिचुएशन रहती है वो बहुत ही खराब हो गई रहती है ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो कैन यू एक्सप्लेन, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन द इंडिया, तो आप बताएंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ड्यूरिंग द 1914 टू 18 देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था, बीइंग द कॉलोनी ऑफ इंडिया, बीइंग द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन जब पार्टिसिपेट किया तो इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना पड़ा। अब इसका क्या क्या इम्पैक्ट, तो कुछ पॉलिटिकल कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ, वार के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए टैक्स से रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से ब्रिटिशर्स रेवेन्यू बढ़ाना शुरू कर दिए, टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिए, कई तरह के नए नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। क्रॉप फेलर हो गया, क्रॉप फेलर होने की वजह से काफी ज्यादा फूड प्राइजेस बढ़ने लगे। 13 टू 18 के बीच में आप देखोगे डबल हो गए फूड प्राइजेस। फूड शॉर्टेज होने लगे जब क्रॉप फेलर होगा। तो उसी टाइम पर क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है जिससे 13 मिलियन लोग मारे गए। तो आपसे एक क्वेश्चन तो ये रहा कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन द इंडिया। और हमारे इस बुक पार्ट का पहला पार्ट हो जाता है खत्म। अब हम शुरू करते हैं यहीं पर, एक हेडिंग आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आपको पता है कि सत्याग्रह का आइडिया लेके कौन आता है, तो महात्मा गांधी लेके आते हैं। कभी आपको महात्मा गांधी के बारे में एक डिटेल वीडियो हम बना के आपको डिटेल पढ़ा देंगे, समझा देंगे महात्मा गांधी के बारे में। नाउ आइडिया ऑफ सत्याग्रह। नाउ ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, इससे पहले ये जानिए कि ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह लाता कौन है, तो ले आते हैं कौन, महात्मा गांधी। कब, 1915। ये वो डेट होता है जब महात्मा गांधी इंडिया में रिटर्न होते हैं, अपने साथ एक आइडिया लाते हैं जिसे हम बोलते हैं सत्याग्रह की आइडिया। अब जरूरी ये है कि ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है, तो महात्मा गांधी आइडिया ऑफ सत्याग्रह का ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद उसी आइडिया को ले आके अप्लाई करना चाहते हैं कहाँ पर, तो इन इंडिया। अब आप ध्यान रखना कि अभी जो इम्पैक्ट मैंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बताया, नो डाउट इतना बुरा हाल इंडिया का हो गया था ना कि कहीं ना कहीं वो सारी सिचुएशन इंडिया में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिए थे कि कोई न कोई बड़ा मोमेंट हो सकता है, मतलब कोई ऐसा है जो हेल्प करे। और उसी समय आते हैं कौन, गांधी जी। और कौन सा आइडिया लेकर, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या कहते हैं, सत्य के लिए आग्रह। मतलब महात्मा गांधी का ऐसा मानना होता है कि अगर हमारी लड़ाई अनजस्टिस के खिलाफ है, अगर हमारी लड़ाई अनजस्टिस के खिलाफ है तो हमें वेपन्स उठाने की कोई जरूरत नहीं है।
हमारी लड़ाई अगर बुराइयों के खिलाफ है तो हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हम नॉन वायलेंस की मदद से इजिली हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और इसी आइडिया को लागू करना शुरू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। कहाँ पर? इंडिया में। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह ऑफ द महात्मा गांधी। अब ध्यान रखिएगा, होता क्या है बेसिकली, महात्मा गांधी का जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था इन प्योरली नॉन वायलेंस आइडिया पर बेस्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना, प्योरली नॉन वायलेंस के आइडिया पर बेस्ड होता है। अब महात्मा गांधी जब इंडिया में आते हैं ना, तो आने के बाद धीरे धीरे क्या करते हैं कि इंडिया में अलग अलग जगह पर छोटा छोटा मूवमेंट करना शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आने के बाद मैं डेट लिख दे रहा हूं, 1915 में रिटर्न आते हैं, रिटर्न इन इंडिया। 1917 में महात्मा गांधी दो मूवमेंट करते हैं। याद रखना, आप आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी दो मूवमेंट करते हैं। जो पहला मूवमेंट करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट। सर कहाँ है चंपारण, ये भी बता दो। बिहार। बिहार कहाँ है तो इंडिया में बताइएगा। इसके बाद दूसरा जो मूवमेंट करते हैं गांधी जी ना, वो होता है आपका खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा। सर कहाँ है खेड़ा, तो ये भी बता दो। तो खेड़ा कहाँ है, आपको पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है, गुजरात में। तीसरा जो मूवमेंट गांधी जी करते हैं ना, वो 1918 में। 1918 में। और 1918 में एक मूवमेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं अहमदाबाद मूवमेंट। आपको एकदम स्टोरी की तरह बता रहे हैं। पूरी चैप्टर पढ़ाने के बाद विद इन 5 मिनट स्टार्टिंग से एंड तक की हम कहानी बताने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाइए। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ध्यान रखिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट का इम्पैक्ट होता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। आइडिया कौन सा लाते हैं, सत्याग्रह का आइडिया लाते हैं। किस पर बेस्ड होता है, नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे बेस्ड होता है, सच्चाई पर ये बेस्ड होता है। इसके बाद आने के बाद क्या करते हैं, अलग अलग मूवमेंट करना शुरू करते हैं। पहला मूवमेंट क्या करते हैं 1917 में, चंपारण मूवमेंट। सर चंपारण में गांधी जी क्यों जाते हैं, एक्चुअली चंपारण में क्या होता है, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन। होता क्या है कि वहां पे ब्रिटिशर्स वहां की फार्मर से जबरन इंडिगो का प्लांटेशन कराते हैं। सर क्यों कराते हैं, तो रीजन ये होता है कि इंडिगो का जो यूज होता है उस टाइम पे ना, ब्रिटिशर्स अपनी क्लोथ को कलर करने के लिए करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इतने केमिकल्स और इस तरह के कलर्स यूज नहीं किए जाते थे। सर तो क्वेश्चन ये आता है, सर अगर ब्रिटिशर्स ग्रो कराते थे तो पैसे देते होंगे, फिर वहां के फार्मर्स परेशान क्यों होते। प्रॉब्लम ये हुआ था, पहली बात तो ये कि उस इंडिगो का फार्मर्स के लिए कोई अपना यूज था नहीं। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बड़ी सस्ते दामों पर उस इंडिगो को खरीदते थे। अब वहां के फार्मर्स की मजबूरी थी, जिस भी रेट पर वो खरीदे उनको बेचना होता था। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जिस भी फील्ड में इस इंडिगो को हम कुछ दिन तक लगा देंगे ना, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, फील्ड की जो फर्टिलिटी है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब उसकी जो कह सकते हो क्रॉप ग्रो करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस वजह से वहां के चंपारण के जो पेजेंट थे ना, वो इंडिगो ग्रो करना नहीं चाहते थे। उनके सपोर्ट में महात्मा गांधी ने पहला मूवमेंट किया था 1917 में। एक बात और आपको बता दो कि जो भी डेट और फैक्ट हम लिखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, सारी डेट और फैक्ट हम सब कुछ आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो अगर दूसरे बुक में कोई और डेट दिया तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको नहीं होना है, सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 1915 में चंपारण क्यों गए थे, अगेन द इंडिगो प्लांटेशन, कहानी आपको बता दिया। दूसरा है खेड़ा। सर खेड़ा में गांधी जी क्यों गए थे, एक्चुअली खेड़ा में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने लगातार वहां पे रेवेन्यू टैक्सेस को बढ़ाता चला गया, नए नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करते गए। तो उस टैक्सेस के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया, तो वहां पर खेड़ा में मूवमेंट किए थे और वहां के पेजेंट को टैक्स से रिलैक्सेशन देने की बात कही थी। तीसरा था अहमदाबाद in 1918। सर अहमदाबाद में क्यों गांधी जी गए थे, तो रीजन ये था वहां पे जो मिल वर्कर्स थे ना, कॉटन मिल में काम करने वाले, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। इवन बड़े लो वेजेज उन्हें मिलते थे, मतलब बड़े कम पैसे उन्हें मिलते थे। उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, जहां वो रहते थे वो अच्छा नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट किया था, दैट इज द अहमदाबाद मूवमेंट इन 1918। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वार फर्स्ट क्या इम्पैक्ट रहा, गांधी जी आते हैं, सत्याग्रह का आइडिया लाते हैं, ट्रूथ नॉन वायलेंस पे बेस्ड होता है। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आते हैं,
इसके बाद 17 में एक मूवमेंट चंपारण इंडिगो वाला, खेड़ा में एक मूवमेंट जो टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड, और 1918 में अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इतना होने के बाद, इतना सब कुछ और चलने के बाद आगे कहानी हमारी कैसे फोल्ड होती है, क्या क्या हम जानते हैं। होता ये है नाउ, अब ध्यान रखिएगा, उसी टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट ले आती है जिसका नाम होता है रोलेट एक्ट। इन 1919 दी रोलेट एक्ट। अब सर ये रोलेट एक्ट क्या होता है? तो रोलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा, रोलेट एक्ट क्या होता है बेसिकली, कि रोलेट एक्ट ये होता है कि किसी भी इंडियंस को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। मतलब 2 साल तक उसके फेवर में कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। अब जब ये रोलेट एक्ट को गांधी जी देखते हैं, जो पूरी तरह से एक इलीगल लॉ था, कह सकते अनजस्ट लॉ था, तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में मूवमेंट करना शुरू करते हैं। गांधी जी इसके अगेंस्ट में मूवमेंट करना शुरू करते हैं, कह सकते हैं आप प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। और इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है 9th ऑफ अप्रैल 1919 से। 9th ऑफ अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी शुरुआत किससे करते? हड़ताल से। महात्मा गांधी हड़ताल पे बैठ जाते। क्यों बैठते? अगेंस्ट दी रोलेट एक्ट। क्यों रोलेट एक्ट? क्योंकि ये टोटली इंडियंस को परेशान करने के लिए इंडियन के अगेंस्ट लाया गया रहता है कि बिना किसी सुनवाई के 2 साल तक आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा रोलेट एक्ट में। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे रैलियां निकलनी शुरू होती है, तमाम सारी प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, अलग अलग जगह पे लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। इस तरह से पूरी तरह से विरोध होने लगता है किसका? रोलेट एक्ट का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये सारा जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो क्या ब्रिटिशर्स सो रहे थे? ये क्या कर रहे थे? नहीं, सो नहीं रहते बाबू। ध्यान रखना आपको कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स इसको सप्रेस कैसे करने की कोशिश कर रहे थे? जब ब्रिटिशर्स ने देखा अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया जिसका नाम दिया मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ लाने के बाद ब्रिटिशर्स एक मिलिट्री हेड बनाते हैं जिसका नाम होता है जनरल डायर, DIER, जनरल डायर। और जनरल डायर को क्या कर देते हैं ब्रिटिशर्स? मिलिट्री हेड बना देते हैं। और इस तरह से जो जनरल डायर होता है ना, वो जनरल डायर क्या करता है? मिलिट्री का कमांड ले लेता है। अब ध्यान रखिएगा, शायद सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, एक इंसिडेंट जिसका नाम होता है जलिया वाला बाग इंसिडेंट। अब सर ये भी बता दो क्या हुआ था। एक्चुअली ध्यान से समझना, 1919 में रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट आने के बाद महात्मा गांधी मूवमेंट करना शुरू करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। शुरुआत किससे करते हैं? 9 अप्रैल 1919 से, हड़ताल से। शहरों में अलग अलग प्लेस पे रैली निकलना शुरू होती है, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन आता है? ब्रिटिशर्स मार्शल लॉ पास करते हैं, जनरल डायर को आर्मी का कमांडर बना देते हैं, मतलब पुलिस का हेड बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अमृतसर पंजाब, आप जाओगे कभी, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, अमृतसर पंजाब में एक गार्डन है जिस गार्डन का नाम था जलियांवाला बाग। होता क्या है कि 2 रीजन होता है। होता क्या है कि जो गार्डन होता है ना, उस पूरे गार्डन में एक ही एंट्रेंस होता है, ऐसा माना जाता है। कुछ एनसीईआरटी में दोनों रीजन लिखा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि इस जलियांवाले बाग में ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्शल लॉ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए आए रहते हैं। दूसरा ये लिखा हुआ है कि उस टाइम पर पंजाब में एक क्रॉप फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है बैसाखी। कुछ लोग बैसाखी का मेला मनाने आए होते हैं। ध्यान रखना, इस होता है। जनरल डायर अपनी टीम के साथ, अपनी फोर्स के साथ पहुंचता है और जनरल डायर इसमें एंट्री करने के बाद अपनी आर्मी को, अपनी पुलिस वालों को आदेश करता, ऑर्डर देता है ओपन फायर का। और इस तरह से तमाम सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, कई 100 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, निर्दोष लोग जिनकी कोई गलती नहीं होती है। इतना कर सकते हो, इतना घिनौना काम करता है कौन? जनरल डायर यहाँ पे इतना घिनौना काम करता है। और ये इंसिडेंट होने के बाद ध्यान रखिएगा, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, डेट आपसे पूछा जाता है, वो कब? 13 अप्रैल 1919 को। ये इंसिडेंट होने के बाद महात्मा गांधी क्या कर देते हैं?
कॉल ऑफ दिस मूवमेंट, मतलब महात्मा गांधी अपने मूवमेंट को बंद कर देते हैं। रीजन ये होता है ना कि ब्रिटिशर्स इतनी खराब कंडीशन इंडिया में बना देते हैं, इतनी खराब कंडीशंस बना देते हैं इंडिया में ना, कि लोगों को, ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों को नाक रगड़ना पड़ जाता है, इतना बुरा कंडीशन कर देते हैं। एक तो जलियांवाला, बाकी हर जगह फायर करना शुरू करना, इंडियंस को परेशान करना। इस तरह से महात्मा गांधी जो कि नॉन वायलेंस के फेवर पे थे, तो महात्मा गांधी अपने इस मोमेंट को क्या कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। क्या सर, 1919 में रोलेट एक्ट पास होता है, गांधी जी मूवमेंट या प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? 9 अप्रैल 1919 को हड़ताल के थ्रू। ब्रिटिशर्स क्या करती है? मार्शल लॉ लाती है। आगे क्या करती है? जनरल डायर को मिलिट्री हेड बनाती है। वो क्या करता है? 13 अप्रैल 1919 को एक इंसिडेंट होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में। कब? 13 अप्रैल 1919 को। कैसे? एक बाग होता है, एक गार्डन होता है, जहाँ पे कुछ लोग इस मार्शल लॉ को के प्रोटेस्ट में, अगेंस्ट में, या फिर रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में इकट्ठा हुए रहते हैं। कुछ लोग बैसाखी का मेला है। जनरल डायर अपनी फोर्स के साथ पहुंचता है, एंट्रेंस को बंद कर देता है, ओपन फायर करने का ऑर्डर दे देता है। इस तरह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इंडिया में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लोगों को गलियों में नाक रगड़ने पे मजबूर कर देती है ब्रिटिशर्स, बहुत बुरा हाल कर देती है, सैल्यूट करने पे मजबूर कर देती है, बहुत खराब कंडीशन हो जाता है। ये सब कुछ देख के महात्मा गांधी क्या कर देते हैं? कॉल ऑफ कर देते हैं इस मूवमेंट को। इसके बाद शुरू होता है आपका अगली स्टोरी, और अगली स्टोरी ये है कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। खिलाफत मूवमेंट क्या था? अब यहां आपको ध्यान रखना होगा कि महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद इस मूवमेंट को क्या कर दिया? कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। अब हालांकि ये मूवमेंट काफी बड़ा था, ठीक है, अच्छा था, स्टिल दिस मूवमेंट इज ओनली सक्सेसफुल इन मोस्टली सिटीज एंड टाउन्स। अब महात्मा गांधी को ये रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें करने से काम नहीं चलेगा। नाउ वी नीड टू लॉन्च अ नेशन वाइड मूवमेंट। पूरे इंडिया में एक साथ मूवमेंट करने की जरूरत है, किसी बड़े मूवमेंट की जरूरत है। और वो तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक कौन एक साथ नहीं आएंगे? हिंदू और प्लस मुस्लिम। जब तक एक साथ नहीं आएंगे ना, तब तक हम कोई भी बड़ा मूवमेंट लॉन्च नहीं कर सकते। और शायद आप देख रहे होंगे, यहां मैंने लिखा है खिलाफत मूवमेंट, और यहीं पर महात्मा गांधी एक इशू लेके आते, एक इशू महात्मा गांधी को पता चलता है। वो कौन सा होता है? तो सर, खिलाफत इशू। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये खिलाफत इशू क्या था? तो ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो ओटमन टर्की होता है ना, उसका हार हो जाता है, मतलब वो हार जाता है। ओटमन टर्की हारने के बाद वहां का जो रिलीजियस हेड रहता है, जिसे हम खलीफा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है, एक रूमर फैलता है, सही भी रहता है, कि ओटमन टर्की का जो हेड है, कौन? खलीफा, उसके ऊपर बहुत सारा लोड इम्पोज कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजें इम्पोज कर दी जाती है, बहुत ज्यादा पैसे इम्पोज कर दिया जाता है, जिससे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम काफी ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि उनका वो रिलीजियस हेड रहता है। और वही सेम सिचुएशन इंडिया में भी रहता है, और कहीं न कहीं वो इम्पोज करने में ब्रिटिशर्स का भी काफी ज्यादा रोल होता है। उसी समय 1919 में एक कमेटी बनी होती है, और ये कमेटी कौन सी रहती है? तो ये कमेटी रहती है और इस कमेटी को बनाने वाले दो लोग रहते हैं, एक मोहम्मद अली जिन्ना, टू अली ब्रदर्स रहते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और ये लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं किसके? अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के। और महात्मा गांधी को बस यही बात, एक अवसर दिखाई दे जाता है। महात्मा गांधी को लगता है अब इससे अच्छा अवसर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों की भी लड़ाई किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के, और हमारे हिंदुओं की लड़ाई तो थी। और महात्मा गांधी क्या करते हैं? इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करते हैं, और यूज करने के बाद फाइनली कब? तो 1920 सितंबर 1920 में एक कांग्रेस का सेशन होता है। और कहाँ होता है सर? कलकत्ता, अभी जो कोलकाता है, कलकत्ता में। और इस कलकत्ता के सेशन में हिंदू प्लस मुस्लिम सब लोग एक साथ कन्विंस हो जाते हैं, क्या करने के लिए? एक बहुत बड़ा सा मूवमेंट लॉन्च करने के लिए। और वो मूवमेंट कौन सा होता है सर? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम शुरू करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्टोरी ज्यादा लग रहा है, एक बार रिवाइज करा दो, ध्यान सुनिए। वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले चलिए,
यूरोप में नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, इंडिया में नेशनलिज्म, कैसे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 18, नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं, ब्रिटिशर्स के ड्यू टू द इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ। आगे क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मैंने आपको बता दिया। वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है किसी ब्रॉड मूवमेंट के लिए, और उसी टाइम पर महात्मा गांधी इंडिया में वापस आते हैं 1915 में। कौन सा आइडिया लेके आते हैं, सत्याग्रह का आइडिया। किस पे बेस्ड होता है, नॉन वायलेंस या ट्रुथ पे बेस्ड होता है। आने के बाद 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट करते हैं। 1917 में 2 चंपारण और खेड़ा मूवमेंट, 1918 में एक अहमदाबाद मूवमेंट। करने के बाद उसी टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रोलेट एक्ट पास करती है, जिसमें बिना ट्रायल के किसी भी पर्सन को 2 साल तक जेल में बंद कर किया जा सकता है। महात्मा गांधी से काफी ज्यादा नाराज होते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट या फिर कह सकते हैं रिवॉल्ट शुरू करते हैं, मूवमेंट शुरू करते हैं। और मूवमेंट कब शुरू करते हैं, तो 9 अप्रैल 1919 से हड़ताल से शुरू करते हैं। उसके बाद पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पे रैली निकलनी शुरू हो जाती है, प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। ब्रिटिशर्स उसका क्या रिएक्शन आता है, तो ब्रिटिशर्स उसी समय पर मार्शल लॉ पास करती है। मार्शल लॉ पास करने के बाद ब्रिटिशर्स क्या करती है, जनरल डायर को मिलिट्री कमांडर बना देती है। और उससे रिलेटेड आपने पढ़ा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, कब, 13 अप्रैल 1919 को। क्या होता है 13 अप्रैल 1919 को, तो वहां पर जनरल डायर जलियांवाले बाग में पहुंचता है, गार्डन में पहुंचता है। वहां पर जो लोगों की भीड़ रहती है, वो भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई रहती है, कुछ लोग बैसाखी का मेला मनाने, कुछ लोग इस लॉ के अगेंस्ट में इकट्ठा हुए रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जनरल डायर वहां पहुंचता है, और पहुंचने के बाद क्या करता है, अपने सिपाहियों को ओपन फायर करने का ऑर्डर कर देता है, और कईयों 100 लोग मारे जाते हैं। कंडीशन बहुत खराब हो जाता है, और इस तरह से महात्मा गांधी क्या करते हैं, इस मोमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। फिर ये कहानी आती है, कॉल ऑफ करने के बाद महात्मा गांधी को रियलाइज होता है कि ये मोमेंट बड़ा तो जरूर था, लेकिन ये मोमेंट कुछ टाउन्स और सिटीज में ही क्या था, लिमिटेड था। तो हमें जरूरत है किसी बड़े मूवमेंट को लॉन्च करने की। जब बड़े मूवमेंट को लॉन्च करना है, तो उसके लिए हमें हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाना है। और उसी समय चल रहा था खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या था, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में ओटोमन टर्की की हार हो गई थी। उसका जो हेड था खलीफा, उसके ऊपर ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, इम्पोज कर दिया था। कह सकते हैं कि जो भी वार का चार्जेस थे, जो कुछ भी थे, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम काफी ज्यादा नाराज थे। इवन इंडिया के भी मुस्लिम नाराज थे। और उसी समय 1919 में एक कमेटी बनाते हैं 2 अली ब्रदर्स मिलके। और वो 2 कौन होते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और कहीं कहीं महात्मा गांधी को यही बात एक अवसर के रूप में दिखाई देता है। और महात्मा गांधी करते क्या है कि मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, हिंदू और मुस्लिम मिलके। सितंबर कलकत्ता सेशन 1920 में क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब हमें एक बड़ा सा मूवमेंट लॉन्च करना है, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब ये चैप्टर खत्म होगा, पूरी स्टोरी शुरू से लास्ट तक मैं समझा दूंगा, ऐसे ही आपको मेरे साथ याद हो जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। देखिए, इसको शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन ये आता है, आपके बुक में दिया भी है, कि व्हाई नॉन कोऑपरेशन, व्हाई नॉन कोऑपरेशन, ये नॉन कोऑपरेशन लॉन्च क्यों कर रहे हैं। तो चूंकि लॉन्च करने में लीडर कौन होते हैं, महात्मा गांधी, तो उन्होंने खुद ही एक बताया हुआ है कि व्हाई महात्मा गांधी वांट टू लॉन्च दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे। तो चलिए, उनकी एक बुक है, जिस बुक का नाम है हिंद स्वराज। कब पब्लिश हुई थी, तो 1919 में महात्मा गांधी ने 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था। जब उस बुक को पढ़ोगे ना, तो महात्मा गांधी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडिया में रूल किए, हमें अपना कॉलोनी बनाए ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ आर कोऑपरेशन, क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में कोलैप्स हो जाएगी, और हम लोग क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। दिस इज द रीजन कि महात्मा गांधी वांट टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपसे कभी कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम में, कि भाई महात्मा गांधी वांट टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों लॉन्च करना चाहते थे, तो आप लिखिएगा पूरा हिंद स्वराज बुक 1909। महात्मा गांधी क्या रीजन बताते हैं कि ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया just because of the cooperation of Indians. If India start non-cooperating with the Britishers, अगर उनके साथ stop cooperating the Britishers, अगर stop कर दे cooperation करना ना, तो विद इन ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर का बहुत बड़ा एक हिस्सा होगा हमारा, कौन सा, नॉन कोऑपरेशन। अब पहले एक चीज ध्यान से समझो आप, होता ये है
कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ क्या नहीं करना है, कोई भी कोऑपरेशन नहीं करना है। कैसे नहीं कोऑपरेशन करेंगे सर? उनके बनाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, उनको हम टैक्स नहीं देंगे, उनके बनाए हुए रूल को मानेंगे नहीं, उनके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब हम धीरे धीरे कोऑपरेट करना बंद करेंगे तो ब्रिटिशर्स क्या हो जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, आपको एक बात पता है, द बेस्ट थिंग कह सकते हैं, बेस्ट थिंग क्या कि टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, अगर आपको बहुत ज्यादा किसी से प्रॉब्लम है ना, उसका सिर्फ मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन है। डू यू नो व्हाट? इग्नोर करना सीखिए। जब आप किसी को इग्नोर करना शुरू करते हो ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको खुद भी बहुत बुरा लगता है और वो आपसे दूर हो जाता है। ठीक है, आपको भी अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा हिस्ट्री से सीखिए और इस तरह की आइडिया का इस्तेमाल करिए। इग्नोर करना सीखिए चीजों को। जैसे महात्मा गांधी ने मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। अब शुरू करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और डिटेल में इसे देखते हैं और जानते हैं कैसे कैसे हुआ क्या हुआ। इसमें लिखा हुआ डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, ये पहला वाला हमारा जो पार्ट था यहीं पर खत्म हो जाता है। कहां पर? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आता है कि डिफरेंट स्टैंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना, ये कैसे लॉन्च होता है? तो पहला क्वेश्चन तो ये, इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन सा पार्ट में पढ़ना है? तो पहला पार्ट ये पढ़ना है, मूवमेंट इन टाउन्स। मूवमेंट टाउन्स में कैसे लॉन्च होता है। दूसरा, मूवमेंट इन कंट्री साइड। और ध्यान रखिएगा, मूवमेंट इन कंट्री साइड में हम दो पार्ट करके पढ़ेंगे, इसलिए ऐसे समझा रहे हैं आपको ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। जो पहला हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कौन सा जो पहला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपको पीजेंट का क्या रिएक्शन रहता है, और दूसरा हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि ट्राइबल लोग का क्या रिएक्शन रहता है, और तीसरा पार्ट इसमें जो हमें पढ़ना है वो है हमारा स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिफरिंग स्टैंड मतलब कैसे कैसे ये सक्सेस होता है, कैसे ये पार्टिसिपेट होता है। तो पहला मूवमेंट इन टाउन, टाउन्स में क्या हाल है। दूसरा कंट्री साइड मतलब होता है विलेज एरिया, मतलब इसका क्या कंडीशन होता है, कहां पर? विलेज एरिया में। विलेज एरिया में पीजेंट का क्या रिएक्शन रहता है, ट्राइबल कम्युनिटी का क्या रिएक्शन रहता है, और स्वराज इन प्लांटेशन। इसी में साथ साथ हम आपको लिमिटेशन से बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, और इस तरह से हम धीरे धीरे इसको डिटेल पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोमेंट इन टाउन। तो मोमेंट इन टाउन्स में होता यह है कि लोग क्या करना शुरू करते हैं, तो सर बाइकआउट करना शुरू करते हैं। किसका? तो ब्रिटिशर्स स्कूल का बाइकआउट करना शुरू करते हैं, ब्रिटिशर्स क्लोथ का करना बाइकआउट करना शुरू करते हैं। जो लायर होते हैं प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, बच्चे गवर्नमेंट के स्कूल में जाना छोड़ देते हैं, टीचर पढ़ाना बंद कर देते हैं। इस तरह से आप कह सकते हो बाइकआउट करना शुरू करते हैं, क्योंकि क्या है, नॉन कोऑपरेशन। ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। केवल इवन लोग इलेक्शन को भी बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, उसमें मद्रास में एक जस्टिस पार्टी रहती है ना, वो उस पर क्या करती है, मतलब सपोर्ट करना चाहती है। बाकी लगभग पूरे इंडिया में इलेक्शन को भी बाइकआउट कर दिया जाता है। इसके बाद बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स होता है, अलग अलग जगह पे बोन फायर्स मतलब कपड़ों को जलाया जाने लगता है। ठीक है, इस तरह से शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका एक अपना लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन ये होता है, उस टाइम पर हमारे इंडिया में इंडियंस की अपनी बहुत ज्यादा स्कूल्स नहीं होती हैं, कॉलेजेस नहीं होते हैं। जो ब्रिटिशर्स कपड़े देते हैं वो सस्ते होते हैं। हमारे इंडिया में खादी कपड़े होते हैं, वो काफी महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। इस तरह से लंबे तक बाइकआउट नहीं हो पाता है। कुछ दिन बाद वापस से लोग अपने अपने काम को ज्वाइन कर लेते हैं, उनके कपड़े यूज करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से तो क्या हुआ, टाउन बाइकआउट का लिमिटेशंस का रहा कि बड़े लंबे टाइम तक बाइकआउट नहीं कर पाते। शुरू होता है मोमेंट इन कंट्री साइड विलेज। इसमें सबसे पहले पेजेंट की क्या कंडीशन आती है, एक्चुअली पेजेंट की क्या कंडीशन रहती है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, इन अवध रीजन। अवध रीजन में कौन होते हैं, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ये क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। और किससे? ब्रिटिश एक सन्यासी रहते हैं और ये प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं किसके अगेंस्ट? जनरली ये
ब्रिटिशर्स जो हाई टैक्सेस लगाए होते हैं ना, उसके अगेंस्ट ये क्या करना शुरू करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। इस तरह से कहां पर प्रोटेस्ट होता है, पीजेंट का इन दी कंट्री साइड में। ट्राइबल कम्युनिटी का क्या रहता है, तो ट्राइबल कम्युनिटी में भी एक लीडर का आपको याद रखना है। और लीडर कौन सा लीडर आपको याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा ट्राइबल में गुडिन हिल्स का एग्जांपल दिया आंध्र प्रदेश में। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर देती है बेसिकली ना, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइबल कम्युनिटी को फॉरेस्ट में जाने से मना कर देती है। इस तरह से वहां पर एक लीडर रहते हैं जिसका नाम रहता है अलोरी सीताराम राजू। अलोरी सीताराम राजू। और ये ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या करते, ये इंडियंस की तरफ से क्या करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। और इस तरह से अवध रीजन में बाबा रामचंद्र और ट्राइबल में गुडिन हिल्स की एरिया में कौन, तो गुडिन हिल्स के एरिया में आंध्र प्रदेश में अलोरी सीतारामन राजू। और ध्यान रखिएगा कि सीताराम राजू को ना ट्राइबल कम्युनिटी के लोग बिल्कुल भगवान मानते हैं। दूसरा है स्वराज इन प्लांटेशन। ये क्या होता है, तो जनरली आपको ये ध्यान रखना है स्वराज इन प्लांटेशन में कि जो वर्कर्स असम एरिया के टी प्लांटेशन या अलग दूसरे प्लांटेशन में काम करते होते हैं ना, तो जो प्लांटेशन वाला एरिया होता है, जो वर्कर्स काम करते हैं प्लांटेशन वाले एरिया में ना, वो वहां से उनको बाहर जाने का कोई राइट्स नहीं होता है, बाहर जाने का कोई राइट्स नहीं होता है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास की होती है जिसका नाम रहता है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1959। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1959। इनलैंड एक्ट ऑफ 1959, सॉरी 1800, मैं कह रहा हूँ कहाँ से 1859। और इस एक्ट के थ्रू किसी भी वर्कर्स को उस पर्टिकुलर प्लांटेशन वाले एरिया से बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, इवन उन्हें अपने घर जाने का अलाउड नहीं होता। तो जब नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुनते हैं ब्रिटिशर्स, सॉरी इंडियंस, ये लोग जो वर्कर्स काम करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, सब कुछ रोल तोड़ ओड़ के अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन संजोग की बात ये होती है, बड़ी प्रॉब्लम, कि ये स्टेशन पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़ के ले आती है और बड़ी मार भी मारती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कैसे कैसे टाउन्स में क्या रहा, क्या लिमिटेशन रहा, मूवमेंट इन कंट्री साइड, पीजेंट का क्या रहा, अवध में कैसे बाबा रामचंद्र, ट्राइबल अलोरी सीताराम राजू का क्या, स्वराज इन प्लांटेशन, इनलैंड इमिग्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1859 का क्या रोल रहा। अभी जब ये सब कुछ चल रहा होता है ना स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान रखिएगा कि 4 फरवरी, कब, 4 फरवरी 1922, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या होता है, एक प्लेस है जिस प्लेस का नाम है चौरी चौरा। कहां पे, तो गोरखपुर, यूपी में है ये प्लेस, ठीक है। यूपी में गोरखपुर के पास एक प्लेस है चौरी चौरा। वहां पे कुछ इंडियंस क्या करते हैं, प्रोटेस्ट में कुछ ब्रिटिश पुलिस को उन्हीं पुलिस स्टेशन में बंद करके और आग लगा के मार देते हैं और कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। इससे महात्मा गांधी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। आप सोच रहे होंगे सर, ब्रिटिशर्स को इंडियंस मारते हैं तो महात्मा गांधी को बुरा क्यों लगता है? नहीं, बुरा तो लगता है क्योंकि महात्मा गांधी सपोर्ट में किसके थे, नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी कहते थे हमें कोई वायलेंस नहीं करना। और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक एक मूवमेंट। पहला जो शुरुआत में मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था उसे क्यों कॉल ऑफ किया, तो जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों कॉल ऑफ किया, तो 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने इसे क्या कर दिया था, कॉल ऑफ कर दिया था। अब इसके बाद शुरू होता है कौन सा, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तीसरा पार्ट इसका शुरू होता है। थोड़ा टाइम लगेगा, इजली आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाइए आप प्लीज। टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस
ध्यान रखना आपको ये है कि 1922 में 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है वो कॉल ऑफ हो जाता है। अभी बताया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद अगला जो बड़ा मूवमेंट शुरू होता है ना, वो शुरू होता है 1930 में। और कौन सा मूवमेंट? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब कंडीशन ये आती है कि सर इस बीच में टाइम पीरियड कितना रहा? तो सर 8 ईयर का टाइम पीरियड रहा। कितने ईयर्स का? 8 ईयर्स का टाइम पीरियड है। तो इट्स 8 ईयर्स में हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, कैसे मूवमेंट किया जा रहा था, क्या हो रहा था, ये आपको पढ़ना है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम ये पढ़ेंगे इस 8 ईयर्स में क्या हो रहा था, क्या क्या चीजें थी, इसे हम डिटेल पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और इसके बाद अगला जो बड़ा मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, नाउ स्टार्ट। तो टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1922 से 30 के बीच में 8 ईयर में क्या क्या हो रहा था, क्योंकि 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया था, तो कॉल ऑफ गांधी जी ने कर दिया था। अगला बड़ा मूवमेंट 1930 में शुरू होता है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। अब ध्यान रखिएगा, एक्चुअली इस 8 ईयर्स में हम ऐसे बोले कि लोगों को ट्रेन किया जाता था, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। सर किस चीज की ट्रेनिंग? फॉर अ बिग मोमेंट। ऐसा ना हो मोमेंट के बीच में लोग वायलेंट हो जाएं, क्योंकि महात्मा गांधी पूरी तरह से वायलेंस के अगेंस्ट थे। एक्चुअली क्या क्या इस 8 ईयर में होता है ये दिया हुआ आपके बुक में, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। एक एक चीज हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ते और जानते हैं। तो आपको पता है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी क्या करते थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। इसके बाद एक्ट ऑफ 1919, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1919 में एक एक्ट बनाई होती है, और उस एक्ट के तहत अब इंडिया में टाइम आ जाता है किसका? इलेक्शन करने का। अब होता ये है कि इलेक्शन का टाइम आता है तो कुछ कांग्रेस में ऐसे लीडर रहते हैं जो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? तो ध्यान रखिएगा, CR दास, चितरंजन दास और प्लस मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये लोग एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रहता है स्वराज पार्टी। और ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लीडर्स भी रहते हैं ना जो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते। उनमें कौन कौन से लीडर रहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये ऐसे लीडर्स होते हैं जो कांग्रेस के, जो ब्रिटिश द्वारा लाए गए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, बल्कि ये लोग बात किसकी करते? कहते नहीं, मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस। मुझे फुल इंडिपेंडेंस की ये लोग बात करते हैं। अब इसी टाइम पर 2 इवेंट होते हैं जो इवेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इंडिया में। उन इवेंट को ध्यान से आप समझिएगा, देखिएगा क्या क्या वो 2 इवेंट रहते हैं। जो पहला इवेंट रहता है उसे हम बोलते हैं द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहला इवेंट रहता है उसे हम बोलते हैं द इकोनॉमिक डिप्रेशन, द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। सर ये क्या रहता है? एक्चुअली ये पूरी वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया रहता है जिसका इफेक्ट इंडिया पर भी देखने को मिलता है। और इंडिया पे देखने को ये मिलता है कि धीरे धीरे 1926 के बाद फॉरेन गुड्स, इंडियन गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते हैं। तो 1926 के बाद इंडियन एग्रीकल्चर के प्राइजेस ड्रॉप होना शुरू होते हैं, नीचे गिरना शुरू होते हैं। और 1930 आते आते इंडिया का पूरी तरह से क्या हो जाता है? प्राइजेस कोलैप्स हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 1913 में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि जो इंडियन गुड्स होते हैं ना
उसका एक्सपोर्ट पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो कहीं न कहीं उसका भी इम्पैक्ट हमारे इंडिया पर पड़ता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक बनता है 1928 में एक कमीशन बनता है जिसका नाम रहता है साइमन कमीशन। क्या नाम रहता है? साइमन कमीशन। चलिए सर, ये साइमन कमीशन क्या होता है? तो साइमन कमीशन क्या होता है, 1928 में सर जॉन साइमन की लीडरशिप में ब्रिटिश टॉरी गवर्नमेंट जो होती है एक कमीशन बनाती है जिसे बोलते हैं साइमन कमीशन। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा होता है इंडिया में उसको देखने, रिस्पॉन्स करने इंडिया में आती है। लेकिन आपको ये जान के बड़ी अच्छा लगेगा, खुशी होगा कि जैसे ही आती है हमारे इंडिया में इसका क्या बोल के रिएक्ट किया जाता है, गो बैक साइमन वापस जाओ। रीजन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लिए कमीशन बना रही है, इंडिया की नेशनलिस्ट को चेक करने के लिए बना रही है कमीशन, लेकिन इस पूरी कमीशन में देयर इज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर, नो इंडियन मेंबर। और इस वजह से इस कमीशन का बड़ी जोरदार स्वागत इंडिया में होता है। किससे? गो बैक साइमन। और साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन, सब लोग वापस चले जाते हैं। बड़ी डंका की चोट पे बड़ी तेजी से इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो ध्यान रखना आपको ये है, इस बीच में लोगों को ट्रेन किया जा रहा था। सर पहला इवेंट द वर्ल्ड वाइड, एक वो भी ध्यान रखना है आपको कि कुछ ऐसे लीडर्स थे जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शन, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। कुछ स्वराज पार्टी के थ्रू, कुछ नहीं चाहते थे, फुल इंडिपेंडेंस की बात करते थे। तो कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। दूसरा इसके बाद उसमें कि दो इवेंट हुए, एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है। इंडिया का एग्रीकल्चर प्राइसेस 1926 के बाद गिरना शुरू होता है। 1930 में क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। उसी समय एक कमीशन बन के आती है, ब्रिटिश टॉरी गवर्नमेंट बना के भेजती है 1928 में साइमन कमीशन। लेकिन इसका आने के बाद बड़ी जोरदार इंडिया में स्वागत होता है, गो बैक साइमन, क्योंकि इंडिया के उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं होते। इस तरह से कंडीशन होता है। अब इस पर उस समय जो ब्रिटेन का गवर्नर जनरल वायस राय रहता है ना, तो उस वायस राय का नाम रहता है क्या? लॉर्ड इरविन। थोड़ी कहानी आप ध्यान से समझिएगा। क्या नाम रहता है सर? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1928 की बात है, 1929 की बात है कि लॉर्ड इरविन क्या करता है कि ब्रिटिश इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रहे होते हैं उसको रिस्पॉन्स करने के लिए इंडिया के सामने एक ऑफर करता है। ऑफर किसका ऑफर करता है सर? तो डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस का ये क्या होता है सर? जनरली ये होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है वायसराय लॉर्ड इरविन, आप देखो हम आपको इंडिपेंडेंसी तो दे दे रहे हैं, आप इलेक्शन करो, जो करना है करो, बट ओवरऑल रूल किसका रहेगा? मेरा ही रहेगा। आप लोग डिसीजन ले सकते हो, कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल रूल किसका रहेगा? हमारा ही रहेगा। क्या आपको लग रहा है इंडियंस मानते इंडियन लीडर? कभी नहीं मानते। दूसरा क्या ये रहता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात रखता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये क्या होता है? तो लॉर्ड इरविन कहता है महात्मा गांधी अदर लीडर से आप ब्रिटेन आ जाओ, वहां राउंड टेबल मतलब एक टेबल पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं, आपके इंडिया के बारे में क्या करना उसकी हम डिस्कशन करते हैं। इंडिया का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके लिए लॉर्ड इरविन क्या करता है लॉर्ड इरविन क्या करता है, इंडियन लीडर्स को बुलाता है, डोमिनियन स्टेटस देता है, बात करता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुलाता है। लेकिन इसका बिल्कुल अगेंस्ट बात जाती है, और अगेंस्ट बात जाने के बाद कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू सॉरी सुभाष चंद्र बोस, और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो फुल इंडिपेंडेंस की बात चाहिए और हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहाँ से थोड़ी सी कहानी आपको हम बता दें। होता ये है कि दो लोगों का नाम याद रखना, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरा जवाहरलाल
नेहरू। ये लोग कहते हैं नहीं, अब तो हमें क्या चाहिए भैया, एक ही चीज, वो क्या है, फुल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। और इस तरह से फुल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। और फुल इंडिपेंडेंस की बात करने के बाद ध्यान, एक सेशन आपको कांग्रेस का सेशन रहता है। कांग्रेस सेशन क्या ध्यान रखिएगा, जो कांग्रेस पार्टी रहती है वो टाइम टाइम पर अलग अलग प्लेस पे मीटिंग करती रहती है, उसे हम कांग्रेस सेशन बोलते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि 1929 में लाहौर सेशन होता है, जो लाहौर अभी पाकिस्तान में है। लाहौर कांग्रेस सेशन होता है और इस सेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि आने वाले 26 जनवरी को 1930 को हम क्या करने वाले हैं, तो हम इंडिपेंडेंस डे अपने कंट्री में मनाने वाले हैं। कौन लोग डिसाइड करते हैं? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अदर जो यंग लीडर्स होते हैं ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, फुल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। और हमें क्या करना है, मनाना है इंडिपेंडेंस डे। कब मनाना है? तो 26 जनवरी 1930 को। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है बेसिकली, और ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इसका कह सकते इम्पैक्ट नहीं होता है। और इस तरह से 1930 में शुरू होता है महात्मा गांधी के द्वारा साल्ट मार्च, या फिर कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब कैसे होती है ये ध्यान रखिएगा। सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कैसे होती है? एक्चुअली होता यह है, आपको ध्यान रखना है कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं। भैया लेटर क्यों लिखते हैं? वो डिमांड रखते हैं। कितना डिमांड रखते हैं? 11 डिमांड की बात करते हैं। उसमें से एक डिमांड होता है जो सॉल्ट टैक्स होता है उसको खत्म करने का। मतलब 31 मार्च 1930 को 31 मार्च 1930 को महात्मा गांधी एक लेटर लिखते हैं किसको? लॉर्ड इरविन को। उसके सामने 11 डिमांड रखते हैं, जिसमें एक डिमांड रहता है क्या है? सॉल्ट टैक्स को खत्म करने का। और महात्मा गांधी बोलते हैं कि आपके पास कुछ हम डेज दे रहे हैं, जिसको 11 डिमांड दे रहे हैं, और इसको आप करोगे क्या? 11 मार्च तक इन डिमांड को क्या करोगे? आप मान लोगे। अगर 11 मार्च तक डिमांड ये नहीं मानते हो तो याद रखना 12 मार्च 1930 से हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। आप बताओ जरा सोच के, क्या लॉर्ड इरविन मान गया होगा? डेफिनेटली नहीं माना होगा सर, नहीं माना। इसी का रिजल्ट रहा कि 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी शुरू कर देते हैं क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस मूवमेंट से? तो साल्ट मार्च से महात्मा गांधी क्या शुरू कर देते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। अब उनके साथ कितने लोग रहते हैं? तो 78 वॉलंटियर्स के साथ ये शुरू करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? उनका आश्रम जो साबरमती रहता है वहां से लेकर दांडी तक ट्रेवल करते हैं। ठीक है दांडी तक ट्रेवल करते हैं। नियरली 24 to 40 माइल्स का डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं, और टोटल 240 माइल्स का ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। टाइम जो लगता है वो लगभग 24 डेज का टाइम लगता है। मतलब ईच डे 10 माइल्स ये लगभग ट्रेवल करते हैं। एक्चुअली रास्ते में और भी लोग क्या करते रहते हैं? ज्वाइन करते रहते हैं इस मोमेंट को। और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं कहाँ पर? दांडी कोस्ट पर। और वहां पर वाटर को लेकर, ओशियन वाटर को लेकर और नेचुरल नमक बनाते हैं, और इस तरह से शुरुआत करते हैं किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत करते हैं। ये आपको देखना है कैसे कैसे शुरू करते हैं। और इस तरह से महात्मा गांधी सॉल्ट लॉ को तोड़ देते हैं। फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करना शुरू होता है। ठीक है, टैक्स देना लोग मना कर देते हैं, और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हो जाती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है ये हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे धीरे धीरे।